आज कोर्ट के अंदर पति पत्नी का फैसला हुआ था। फैसला होने के बाद जो पति होता है जैसे अपने घर लौटता है तो उसकी बूढ़ी माँ उसकी राह देख रही थी और उससे पूछने लगती है कि बेटा क्या हुआ कोर्ट के अंदर। तो उसके बाद जब बेटा उसे फैसले के बारे में बताता है तो माँ उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, अगर वो अकेले तेरे साथ रहना चाहती थी तो बेशक से रह लेता। लेकिन बेटा उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि माँ आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है तो मैं आपको छोड़कर उसके साथ अकेले कैसे रह सकता था। कौन था वह बेटा और किस वजह से उसकी माँ उससे लड़ाई कर रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है रंजीत, जिसके पास कुछ पुश्तैनी ज़मीन है और उसके 3 बड़े भाई हैं। तीनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है और साथ में जो रंजीत है उसने भी अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है और वह शादी के योग्य हो गया है। उसके घर में उसके पिता की मौत तो पहले ही हो चुकी है। माँ काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है जो रंजीत के साथ ही रहा करती है, यानी कि बड़े भाइयों की शादी होने के बाद वह अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अलग रह रहे हैं। अब इसके बाद माँ जो होती है वो अपने बेटे की शादी की चिंता करती है क्योंकि अब वह बुजुर्ग हो चली है और उसके बस की ज़्यादा काम करना नहीं है। यही सोचकर जो रंजीत की माँ होती है वो उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगती है। ढूंढने से उसे एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है ममता और ममता के घर में भी ऐसे ही था। ममता के घर में उसके भैया भाभी थे और साथ में उसकी माँ थी। उसके पिता की भी मौत पहले ही हो चुकी थी। अब इसके बाद जो रंजीत की माँ होती है वह ममता को देखकर एकदम से अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती है और उससे शादी के लिए हामी भर लेती है क्योंकि ममता देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और जो मीडिएटर था उसने बताया था कि वह बहुत ही अच्छी है काम धंधा करने में और सही ढंग से घर का काम किया करती है। इस बात को सुनकर माँ रेडी हो जाती है और उसके बाद रंजीत और ममता दोनों की शादी करा दी जाती है। ममता की शादी जब रंजीत से हो जाती है तो उसके बाद वह रंजीत के घर में दुल्हन बनकर आती है और वहाँ पर घर का कामकाज संभालने लगती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आकर रहने लगती है और यहाँ पर रहते रहते उसे लगभग 10 से 12 महीने होते हैं, उसके बाद से जो ममता का स्वभाव होता है वो पूरी तरह से बदलने लगता है। यानी कि पहले तो वो अपनी सास का अच्छे से खा माना करती, उसका ख्याल रखा करती, कभी वो बीमार हो जाया करती तो उसकी सेवा किया करती। लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव में कुछ ऐसी चेंजिंग आ गई थी कि वह अपनी सास से चिढ़ने लगी थी। इसके बाद एक दिन अचानक से जब ममता की सास की तबीयत खराब होती है और वह उससे चाय बनाने के लिए कहती है तो जो बहू ममता होती है वह पहली बार तो उस बात को सुनती नहीं है और जब दोबारा से सास कहती है तो उस पर चिल्लाकर पड़ती है। कहती है कि ला रही हूँ, मुझे कोई एक ही काम थोड़ी ना है, मुझे और भी काम देखने होते हैं। यह बात ममता की सास को एकदम से चुभ जाती है, लेकिन वो फिलहाल इस बात के कोई भी एक्शन नहीं लेती है और चुपचाप ऐसे समय बीतने लगता है। इधर जो ममता होती है वह लगातार अपनी माँ और अपने भैया भाभी से बात किया करती है और वहाँ से ही उसे ये सब चीज़ें मिल रही थी क्योंकि जब उसने अपने घर की पूरी बातें अपनी माँ को बताई थी तो उसकी माँ ने ये सभी बातें सोचकर कहा था कि जब तुम्हारे पति के बड़े भाई अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकते तो तुमने कौन सा ठेका ले रखा है, तुम भी उसके साथ मत रहो और अपने पति को लेकर अलग रहने लगो। इसी वजह से जो ममता होती है धीरे धीरे अपनी सास से घृणा करने लगती है और अपने पति को भी अपनी सास के खिलाफ भड़काने लगती है। लेकिन जो बेटा रंजीत होता है वह अपनी माँ को भली भांति जानता था और उसे पता था कि माँ का वही सहारा है क्योंकि बड़े भाई तो पहले उससे अलग हो चुके हैं तो वो तो माँ की सेवा करने से रहे। तो वह अपनी पत्नी से कह देता है कि देखो इधर उधर की बातों पर ज्यादा गौर मत दो, आराम से अपने जीवन को व्यतीत करो, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई कठिनाई है तो उस बात को मुझे बताओ, लेकिन माँ के बारे में ऐसी बातें ना ही करो तो ही अच्छा होगा। जब ममता पहली बार इन बातों को सुनती है तो पहले तो चुप लगा जाती है, लेकिन फिर से जब अपनी माँ से बात करती है तो माँ उससे और भी कहने लगती है कि इस तरह से कर, पहले बुढ़िया को परेशान कर ले तो उसके बाद वो अपने आप ही तुझे अलग होने के लिए कह देगी। तो इसके बाद जो ममता होती है वह धीरे धीरे अपनी सास को परेशान करने लगती है। कभी सास कुछ कहा करती तो उसका कहा नहीं माना करती और ऊपर से उसके किए हुए काम में 100 तरह की नकलें निकाला करती। यानी कि जब सास की तबीयत खराब हो जाया करती है तो वह घर का छोटा मोटा काम देख लिया करती है, लेकिन जो ममता होती है वो उनमें नकल निकाला करती है और कहा करती है कि तुमसे काम होता ही नहीं है तो तुम क्या करती हो इसके करके, तुम चुपचाप ऐसी बैठी रहा करो।
फलाना काम देख लो, ढिमका काम देख लो, यानी कि इस तरह की कुछ नकलें वो उसके काम में निकालने लगती है, जिन बातों से सास को भी आभास हो जाता है कि बहू कुछ और चाह रही है। इसी वजह से जो सास होती है फिलहाल अपने बेटे की तरफ देखते हुए इन सभी बातों को संभाल लेती है और चुपचाप से उस घर के अंदर बनी रहती है। इन सभी बातों से रंजीत पूरी तरह से अनजान था, क्योंकि वह अपने खेतों पर काम करने के लिए जाया करता और इधर उधर थोड़ा बहुत जो बाहर का काम हुआ करता उसे देखा करता और सुबह शाम ही घर के अंदर रहा करता। सुबह शाम में जो ममता होती है वो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार किया करती है, यानी कि वहां पर दो तरह के किरदार ममता निभा रही थी। सास के सामने बड़ी बुरी बन रही थी, लेकिन उसके बेटे के सामने बड़ी ही अच्छी बन रही थी और दिखा रही थी कि मैं आपकी मम्मी की सेवा किया करती हूँ। इसी तरह से कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन अचानक से जो ममता की सास होती है उससे ये बात सहन नहीं होती और वह अपनी बहू से लड़ाई कर बैठती है। दरअसल आज सुबह सुबह सास घर के अंदर आराम कर रही थी, उसी दौरान जो ममता होती है वो खरी खोटी अपनी सास को सुनाने लगती है। कहती है कि यहाँ पर बैठी रहती है और तो कोई काम नहीं है, हमारी जान को काम ही बढ़ाती रहती है। इन सभी बातों को सुनकर सास से रहा नहीं जाता, क्योंकि कोई भी काम अगर सास किया करती तो उसमें वो नुक्स निकाल दिया करती और अब उससे कह रही है कि तू यहाँ पर बैठी रहती है। तो इसके बाद जब सास अपनी बहू से कहती है कि बेटी मैं काम तो किया करती हूँ लेकिन तू उसमें नुक्स निकाल दी है, तो इसी वजह से मैं काम नहीं करती हूँ। अब मैं ठाली बैठती हूँ फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ और करूँ तो करूँ क्या। ये बात सुनते ही ममता एकदम से भड़क उठती है और अपनी सास को खरी खोटी सुनाने लगती है। जब सास से ये बात सहन नहीं होती तो उसके बाद वह भी अपनी बहू को खरी खोटी सुना देती है और यह बात पड़ोस का एक व्यक्ति सुन लेता है। जैसे पड़ोस के व्यक्ति ने यह बात सुनी थी तो उसके बाद वह सीधा रंजीत के पास फोन मिलाता है और रंजीत को उसके घर हुई लड़ाई के बारे में बता देता है। रंजीत जो कि खेतों पर फसलों की देखभाल कर रहा था वह वहां से सीधा अपने घर आता है और घर आकर जब अपनी मां और अपनी बहू की लड़ाई सुनता है तो एकदम से आकर बीच में बोलने लगता है और अपनी पत्नी को धमकाने लगता है। यह सब कुछ देखकर जो रंजीत की मां होती है वह अपने बेटे को रोकने लगती है। कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, छोटी मोटी नोकझोंक हो गई तो क्या हुआ। लेकिन वहीं पर जो रंजीत की पत्नी ममता होती है वह इस बात का एक बहुत बड़ा इशू बना देती है और रो रो कर अपने पति से कहने लगती है कि तुम्हारी माँ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करती है और अब मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अगर हम दोनों अब एक साथ रहेंगे तो माँ तुम्हारे पास नहीं रहेगी। यह बात सुनते ही रंजीत का एकदम से खून खौल उठता है और उसके बाद वो कहता है कि कहना क्या चाहती हो, मेरी माँ मेरे पास नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी, कौन है इनका सहारा। जब मुझे इन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है तो मैं इन्हें अपने पास रखूंगा। लेकिन जो ममता होती है वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है और बार बार कहती है कि अगर ये बुढ़िया तेरे साथ रहेगी तो मैं बिल्कुल भी तेरे साथ नहीं रहूंगी और मैं रूठकर अपने मायके जा रही हूँ। जब रंजीत इस बात को सुनता है कि उसकी जो पत्नी है वो उसकी माँ का अपमान कर रही है तो एकदम से रंजीत का हाथ उठ जाता है और वह अपनी पत्नी में 2-4 झापड़ लगा देता है। इसके बाद जो पत्नी होती है उसे तो इस बात का बहाना ही चाहिए था, क्योंकि उसकी माँ ने पूरी उसे पट्टी पढ़ा रखी थी। और इसके बाद वह सीधा अपनी माँ के पास फोन कर देती है और उससे कहती है कि माँ आज तो इसने मुझ पर हाथ उठाया है और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, भाई को भेज दीजिए, वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। माँ के घर के अंदर चला करती थी तो इसी वजह से वह अपने बेटे को अपनी बेटी को लेने के लिए भेज देती है और यहाँ से जो ममता का भाई होता है अपनी बहन को अपने साथ लेकर सीधा उसके मायके पहुँच जाता है। वहाँ पर ममता रहने लगती है। इधर जो रंजीत है वह अपने घर में रहने लगता है, लेकिन रंजीत की माँ बार बार अपने बेटे को डांटा फटकारा करती है और कहा करती है कि बेटा तूने ये सही नहीं किया, अगर तेरी पत्नी ऐसा ही बोल रही थी तो कोई बात नहीं, तू अपनी पत्नी को लेकर अलग रह लेता, मैं तो अपना जैसे तैसे समय व्यतीत कर लेती। लेकिन तभी जो रंजीत होता है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ तूने मुझे जन्म दिया है और तेरा एहसान मैं अगर 10 जन्म ले लूँ तो उनमें भी नहीं उतार सकता, क्योंकि माँ जो बच्चे के लिए कर देती है वो बच्चा जीवन भर भी माँ के लिए नहीं कर पाता। यह बातें सुनकर जो रंजीत की माँ होती है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह झट से अपने बेटे को गले लगा लेती है। कहती है कि बेटा तेरी बात तो ठीक है, लेकिन तेरे 3 बड़े भाई भी हैं, वो तो कभी भी मेरे ऊपर गौर नहीं देते और तू कहाँ तक करेगा, उनकी तो गृहस्थी बसी हुई है, तू अपनी गृहस्थी को मेरी वजह से क्यों उजाड़ रहा है। बेटा कहता है कि माँ चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तो बिल्कुल भी तेरे बिना नहीं रह सकता, जब तक तू जिंदा है मैं तेरी सेवा करूंगा, उसके बाद तो ऊपर वाले की मर्जी से मुझे तुमसे अलग रहना ही पड़ेगा। यह बात कहकर जो रंजीत होता है अपने खेतों के काम के लिए चला जाता है और उसकी पत्नी रूठकर मायके में बैठी हुई है। कुछ दिनों तक रंजीत की पत्नी मायके में रूठकर बैठी हुई थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि यहाँ पर तुझे मनाने के लिए आएगा तभी तू जाना, वरना यहाँ से बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन रंजीत अपने दिमाग में फैसला कर चुका था कि जो पत्नी मेरी माँ को मेरे साथ रखने के लिए तैयार नहीं है मैं उसको कभी भी मनाने के लिए नहीं जाऊँगा। हाँ, घर के दरवाजे खुले हुए हैं, जब उसका मन करे जब वो आ जाए।
जब रंजीत की पत्नी ममता देखती है और उसकी माँ देखती है कि वो नहीं आ रहे हैं मनाने के लिए, तो इसके बाद जो उनकी शादी में मीडिएटर होता है उसके थ्रू वो लोग रंजीत के पास संदेशा भिजवाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं लेने के लिए आ रहे तो फिर तलाक दे दो, कम से कम हम दोनों अलग तो हो जाएंगे। अब मीडिएटर आकर ये बात रंजीत को बताता है तो रंजीत साफ साफ मीडिएटर से कह देता है कि देखो, उसने कहा था कि वो मेरी माँ के साथ मेरे घर में नहीं रहेगी। अगर उसे मेरी माँ के साथ मेरे घर में रहना है, माँ की अच्छे से देखभाल करनी है, तो ही मैं उसके साथ रह सकता हूँ, वरना बेशक से अगर वो तलाक देना चाहती हो तो बेशक दे सकती है, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। यह बात जाकर जब मीडिएटर लड़की पक्ष वालों को बताता है तो एकदम से जो ममता की माँ होती है वो आग बबूला हो जाती है और कहने लगती है कि बेटी, लगता है ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इस पर तलाक का केस डालते हैं और उसके बाद इसकी अकल ठिकाने आएगी। यह सोचकर दोनों माँ बेटी कोर्ट में तलाक का केस दर्ज कर देते हैं और उसके बाद जब रंजीत को कोर्ट में बुलाया जाता है इस बारे में पूछने के लिए, तो रंजीत भी साफ साफ बोल देता है कि देखिए साहब, ये कह रही है कि अपनी माँ को छोड़ दो और मुझे लेकर अकेला रहो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी माँ ने जो मेरे लिए किया है उसके बारे में मैं जानता हूं या मेरा ऊपर वाला जानता है। अगर इसे रहना है मेरे साथ तो ये रह सकती है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रोक रहा हूं, लेकिन इसे मेरी माँ के साथ रहना होगा और मेरी माँ की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी। इधर जब ममता से ये बात पूछी जाती है कि तुम बताओ, क्या तुम इसकी माँ के साथ इसके साथ रह सकती हो, तो ममता साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि नहीं, मैं उस बुढ़िया के साथ उस घर में नहीं रह सकती, अगर इसे मेरे साथ रहना है तो ये मुझसे अलग मकान लेकर रहेगा। अब यह बात सुनकर जो जज साहब होते हैं वो दोनों को एक समान तुल्य समझते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों का तलाक हो ही जाएगा, क्योंकि तुम दोनों की अलग अलग कंडीशन है और तुम दोनों में से कोई भी किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद ममता और रंजीत दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक के बाद जो ममता होती है वह अपने घर में बैठ जाती है और रंजीत अपनी माँ के साथ अपने घर में रहने लगता है। जैसे बेटा कोर्ट का फैसला करवा के वापस लौटा था तो उसके बाद माँ पूछने लगती है, बेटा क्या हुआ कोर्ट में। तभी जो रंजीत होता है कोर्ट के अंदर हुई सारी वार्तालाप बता देता है और कहता है कि माँ, इस तरह से हम दोनों का तलाक हो गया है, अब वो अपने घर रहेगी और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। इस बात को सुनकर माँ अपने बेटे पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझ जैसी बुढ़िया के लिए तू अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ रह, अपने जीवन को व्यतीत कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना समय व्यतीत कर लूंगी। लेकिन बेटा जो होता है वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी देखभाल करना और मैं तुम्हारी देखभाल जरूर से करूंगा। माँ फूट फूट कर रो रो कर उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटा साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा। इधर जो उसकी पत्नी ममता है वो अपने मायके में रहने लगती है और यहाँ पर जो बेटा रंजीत है वह अपनी माँ की सेवा करता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इस बात को लगभग 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल तक जो रंजीत है उसकी माँ उससे बार बार शादी के लिए कहा करती है, लेकिन रंजीत साफ साफ अपनी माँ से मना कर देता है। कहता है कि और कोई जो पत्नी मेरी बनेगी वो भी इसी बात को कहेगी और उससे भी तलाक हो जाएगा, तो क्या फायदा इस बात से। जब तक माँ तू जिंदा है मैं तेरी सेवा करूंगा और उसके बाद मेरी जिंदगी जैसे व्यतीत होगी वैसे देखा जाएगा। माँ अपनी बेटे की बातों को सुनकर बड़ी परेशान होती है, लेकिन बेटा जिद पकड़ चुका था और माँ की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इधर जो ममता होती है उसकी चारों तरफ बदनामी हो गई थी, क्योंकि उसने खुली खुली बात कह दी थी कि वह अपनी सास की सेवा नहीं करेगी, तो इसी वजह से उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने जब पहले पति से ये कहकर तलाक ले लिया था कि वह अपनी सास की सेवा नहीं करेगी, तो कोई भी भला इससे शादी क्यों करेगा। तलाक के लगभग 3 साल तक तो वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद जो ममता होती है इसे अपनी किस्मत मानकर उसी घर में रहने लगती है। लेकिन जैसे ममता और रंजीत के तलाक को 4 साल कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद अचानक से जो उसकी माँ होती है, जिसकी अब तक घर के अंदर अच्छी खासी चला करती थी, उसकी तबीयत खराब रहने लगती है और तबीयत खराब होने के कारण जो ममता के भैया भाभी हैं वो उसको परेशान करने लगते हैं। जब ममता के भैया भाभी अपनी माँ को परेशान करते हैं तो उसके बाद उसे अपनी सास का ख्याल आता है और वह अपने भैया को समझाने लगती है। कहती है कि भैया ऐसा मत करो, माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी उसका जो भाई होता है वो कह देता है कि बहन, अब इसमें मैं क्या करूँ, जो तुम्हारी भाभी है उसी ने ऐसा कर दिया है, वो बिल्कुल भी माँ के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो बार बार उससे कह रहा हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़कर जाने की धमकी दे रही है। तो अच्छा होगा बहन, तू माँ को लेकर अलग हो जा और अलग से माँ को लेकर तू रहने लग, जो कुछ रुपया पैसा खर्चा आएगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। यह बात सुनकर जो ममता की माँ होती है उसके दिल पर बहुत गहरी बीतती है और अब उसे दुख का एहसास होता है, जो दुख उसने अपने दामाद को दिया था उसकी माँ की सेवा ना करने के लिए बोलकर। इधर जो ममता होती है उसे भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। माँ, बेटा और बेटी तीनों एक कमरे में बैठकर बतिया ही रहे थे
लेकिन इतनी देर में जो ममता की भाभी होती है वह भी वहां पर आ जाती है और वहां आने के बाद अब खुल्लम खुल्ला अपनी सास से अलग रहने के लिए कहने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपने बेटे का घर बसाना है तो हम दोनों अलग रहेंगे। यह बात कहकर बहू तो वहां से चली जाती है, लेकिन माँ और बेटी को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। और इसके बाद जो माँ होती है अकेले में अपनी बेटी से कहने लगती है, बेटी जो कुछ भी हमने किया था वो सब कुछ हमारे सामने आ गया है, तो ऐसा कर यहाँ से अपने पति के पास चली जा और उससे माफ़ी मांग ले, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया था वो बहुत गलत था और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जो ममता होती है वह अपनी माँ की बात को समझती है और एहसास तो उसे भी हो गया था कि माँ की सेवा बेटा ही किया करता है, और इसी वजह से वह वहाँ से सीधा अपने पति के घर चली जाती है और वहाँ जाकर अपने पति का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अब जैसे ही पति का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो पति किचन के अंदर अपनी माँ के लिए चाय बना रहा था और माँ बिस्तर में बीमार पड़ी हुई थी। उसके बाद वह अंदर से आवाज़ लगाता है और कहता है कि आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। और इसके बाद जो रंजीत होता है धीरे धीरे गेट पर जाता है और जैसे दरवाज़ा खोलकर सामने ममता को खड़ा हुआ देखता है तो पूरी तरह से हैरान और आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद वह ममता से कहता है कि ममता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या जरूरत है तुम्हारी यहाँ पर आने की। तो उसके बाद ममता एकदम से अपने पति रंजीत के पैर पकड़ लेती है और रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया था वो लौट कर उल्टा हमारे साथ ही आ गया है। रंजीत उसे उठाता है और उससे पूछने लगता है कि ऐसा क्या हुआ जो तुम आज मुझसे माफ़ी मांग रही हो। तो उसके बाद जो ममता है वो पूरी कहानी उसे बताती है। कहती है कि दरअसल मेरी माँ की जब से तबीयत खराब रहने लगी है तो उसके बाद से मेरी भाभी भी ऐसा ही कर रही है जैसा मैंने कभी तुम्हारी माँ के साथ किया था, और जब मेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ है तो मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारी माँ के ऊपर क्या बीती होगी। तो इसी वजह से मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारी माँ की सेवा करना चाहती हूँ, ताकि मेरा जीवन इस तरह से वेस्ट ना हो। और ये बातें मेरी माँ ने कही हैं। इसके बाद रंजीत उसे माफ करने से मना कर देता है, लेकिन ये सारी बातें बीमार पड़ी हुई सास को सुन जाती हैं और उसके बाद वह ममता को अपने पास बुला लेती है। ममता सीधे अपनी सास के पास जाती है और उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगती है। तो माँ उसे माफ कर देती है, कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, गलतियां इंसान से हुआ करती हैं और ये तो बावला हो गया है, मैं तुझसे कह रही हूं तू इस घर में रहेगी, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद रंजीत के ना चाहते हुए भी ममता वहां पर रहने लगती है और रंजीत की जो माँ होती है वो ममता और रंजीत की दोबारा से शादी करा देती है। ममता अब अच्छी तरह से अपनी सास की देखभाल किया करती है और कोई भी शिकायत का मौका अपने पति को नहीं दिया करती है। इधर जो उसके भैया भाभी होते हैं, जैसे ही ममता वहां से आई थी तो उसके बाद अपनी माँ की देखभाल वो भी अच्छी तरह से करने लगे थे। ये सब कुछ जो कुछ उसकी माँ के साथ हुआ था वो सब कुछ उसकी भाभी के कारनामे थे, क्योंकि जब उसने देखा कि बहन घर पर रहकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है तो इसी वजह से उसने ये सब कुछ कदम उठाया। क्योंकि तलाक तो उसका हो गया था लेकिन कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा कि अगर इन लोगों को आईना दिखाया जाए तो शायद काम बन जाएगा, और इस बात में ममता का जो भैया होता है वह भी शामिल था। और जैसे ये बात ममता की माँ को पता चलती है तो उसे भी इस बात की अकल आती है और वो कहती है कि सही किया बेटा, अगर तू ऐसा नहीं करता तो बहुत ही अनर्थ हो जाता। इसके बाद सभी परिवार एक साथ मिलजुल कर रहने लगता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमें हर वीडियो पर अच्छा कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहला नाम आता है कालू खान जी का। कालू खान जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है रितु जी का। रितु जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है राकेश कुमार जी का। राकेश कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा नाम आता है सुभाष पारासर जी का। सुभाष पारासर जी आपका कमेंट मिला, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करते हैं अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आप इसी तरह से हमें अच्छे कमेंट भेजते रहिए और हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। बाकी जो लोग रह गए वो बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में उनका नाम भी आ जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।